Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. Today our discussion topic is Hess's law of constant heat summation, part 1, chapter number 7. Actually, we have already discussed about the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed. Number 2, total energy of the universe always remains constant. Energy only change from one form to another form. अगर हम इसी लॉ को जो है वो रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई कर दें, ये हमारे पास बन जाएगी एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी को हम रिएक्शंस के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज़ आल्सो नोन एज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम हेसिस लॉ भी बोलते हैं. जर्मन हेनरी हेस, दैट इज़ द नेम ऑफ द scientist who experimentally discovered it in 1840. First definition, it states that if a reaction takes place by different ways, कि अगर कोई हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रहा है, द नेट एनर्जी चेंज इज़ द सेम, नेट एनर्जी चेंज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द रूट. तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि रूट वो कौन सा अडॉप्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट रूट अडॉप्ट कर रहा है एक है, या वो इनडायरेक्ट रूट अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, चार हैं, पाँच हैं. सेकेंड डेफिनेशन, द नेट अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन अ प्रोसेस इंक्लूडिंग अ केमिकल चेंज इज सेम, ये सेम स्पेलिंग ठीक कर लेने हैं, वेदर द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स. तो ये भी सेम ही है. थर्ड डेफिनेशन को अगर हम देखें, दैट इज़ वेरी सिंपल, कि नेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन द सेम आइदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और इन मोर देन वन स्टेप. कि टोटल एंथैल्पी जो रिएक्शंस की है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, चाहे वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है. अगर वो रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है तो दो स्टेप्स की एंथैल्पीज का सम सिंगल स्टेप के बराबर होगा. अगर वो रिएक्शन पाँच स्टेप में हो रहा है तो पाँच स्टेप्स के एंथैल्पीज का सम तब भी सिंगल स्टेप्स जो है उसके बराबर होगा, जो डायरेक्ट स्टेप होगा उसके इक्वल ही होगा. चाहे वो रिएक्शन 10 स्टेप में हो रहा है तो तमाम 10 स्टेप्स के एंथैल्पी का सम जो है वो हमेशा उसके बराबर होगा, ना ये कभी उससे ज़्यादा होगा और ना ये कभी उससे कम होगा. अब वही रिएक्शन जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वहीं से हम होते हुए वापस चले जाएं पूरे रूट को अडॉप्ट करने के बाद इनिशियल पॉइंट पर जब हम पहुंच जाएंगे तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा. तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होगा, इन तमाम के एंथैल्पीज़ प्लस में माइनस में जितनी भी आ रही हैं, इनको जब हम सम करेंगे तो इनका आंसर हमेशा जो है वो ज़ीरो ही होगा. इट मीन यही बात हमने पहले ही कह दी है कि जब समेशन ऑफ ऑल एंथैल्पी ज़ीरो के बराबर हो चुका है तो फिर तो रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी जो है वो ना तो इवॉल्व हुई है और ना ही एब्जॉर्ब हुई है. जितनी भी हीट एनर्जी उसमें इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है वो अनदर फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो रही थी, और नेट एंथैल्पी जो है वो हमेशा उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रोसेस है कि जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है और डी कोई प्रोडक्ट है, और ये डायरेक्ट स्टेप है, इसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है. और ए reactants are those substances which react to each other to form products, and products are those substances which are formed from the reactants. ए रिएक्टेंट है, डी प्रोडक्ट है, ए डायरेक्टली डी के अंदर चेंज हो रहा है, और इसकी जो एंथैल्पी है उसको हमने डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया है. इसी तरीके से अब यही डी प्रोडक्ट जो है ए से बनेगा एक से ज़्यादा स्टेप में. पहले ए जो है वो चेंज हो रहा है बी के अंदर, स्टेप 1 है, उसकी एंथैल्पी डेल्टा H1 है. फिर बी जो है वो चेंज हो रहा है सी के अंदर, उसकी एंथैल्पी को हमने डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट किया. फिर सी जो है वो चेंज हो रहा है डी के अंदर, और उसकी एंथैल्पी को हमने डेल्टा H3 से रिप्रेजेंट किया है. अब देखें, अब भी ए जो है वो डी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये 3 स्टेप में हो रहा है. अब इन 3 स्टेप्स की जो एंथैल्पीज़ हैं, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3, ये सिंगल स्टेप की जो एंथैल्पी डेल्टा H है ये हमेशा इसके बराबर होगा, ना ये इससे ज़्यादा होगा और ना ये कभी भी इससे कम होगा. नंबर 2, इसमें अगर हम देखें तो ये जो बी और सी है ना, ये रिएक्शंस के दौरान
ऐसी स्पीशीज़ जो कि वक्त के छोटे से लम्हे के लिए बनती हैं, दो स्पीशीज़ विच अराइजेज फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन दे डिकम्पोज रैपिडली, इंस्टेंटली वो जो है डिकम्पोज हो जाती हैं। ना तो वो प्योरली रिएक्टेंट का पार्ट होती है और ना ही ये प्योरली प्रोडक्ट का पार्ट होती हैं। इनको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल इसका हम प्रूव करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रीपेयर्ड इन 2 वेज। सोडियम कार्बोनेट जो है इसको हम 2 तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट वे। इन डायरेक्ट वे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर इज डेल्टा H1 89.08 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इज रिलीज। तो फर्स्ट स्टेप की जो इसमें एंथैल्पी हमारे पास आ रही है वो है 89.08। माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो हीट एनर्जी है वो इवॉल्व हो रही है। अब यही रिएक्शन जो है वो एक से ज़्यादा मेथड से हो रहा है। सेकंड वे अगर हम देखें तो फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और डेल्टा H2 की जो एंथैल्पी है वो है 48.06 किलो जॉल पर मोल विद नेगेटिव साइन। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है और इसकी एंथैल्पी जो है 41.02 किलो जॉल पर मोल है। तो हेसिस लॉ के मुताबिक अगर हम देखें वही सेम बात आ रही है कि डेल्टा H1 जो डायरेक्ट स्टेप है उसकी एंथैल्पी, और एक से ज़्यादा स्टेप में अब ये प्रोसेस हो रहा था डेल्टा H2 और डेल्टा H3, इनकी एंथैल्पी इन दोनों का जो सम है वो सिंगल स्टेप के एंथैल्पी के इक्वल होना चाहिए और बिल्कुल वो इक्वल भी होगा। इसमें अगर हम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये रिएक्शंस के दौरान बनता है और फौरी तौर पर जो है वो थर्ड स्टेप में ये डीकम्पोज हो रहा है, तो इसको हम नाम देंगे इंटरमीडिएट स्पीशी। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। डेल्टा H1 की वैल्यू है -89.08 किलो जॉल पर मोल, डेल्टा H2 है -48.06, जबकि डेल्टा H3 है 41.02 विद नेगेटिव साइन। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ माइनस में ही आ जाएंगी। तो हमारे पास डेल्टा H2 और डेल्टा H3 का जो सम है वो भी 89.08 किलो जॉल पर मोल होगा, जबकि डेल्टा H1 जो है उसकी भी वैल्यू 89.08 किलो जॉल पर मोल है। एंड हेसिस लॉ इज प्रूव्ड। तो इसमें ये बात हमने क्लैरिफाई की है कि वाकई ही नेट एंथैल्पी जो है वो रिएक्शन की वो कांस्टेंट ही है, वो सेम ही है, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है चाहे वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है। इस तरीके से सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट इसका डायरेक्ट वे है कि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एंथैल्पी जो है इसकी 393.7 किलो जॉल पर मोल है। तो 393.7 किलो जॉल फॉर 1 मोल एनर्जी रिलीज़ होती है और ये जो रिलीज एनर्जी है इसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड एक से ज़्यादा स्टेप में कैसे तैयार हो रही है, पहले कार्बन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और इसके एंथैल्पी को हमने डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट किया है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन फर्दर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसके एंथैल्पी को हमने डेल्टा H3 से रिप्रेजेंट किया है। और डेल्टा H3 की जो एंथैल्पी है वो हमारे पास है जी 283 किलो जॉल पर मोल, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो रिलीज एनर्जी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ही लिखी जाएगी। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल्टा H1 दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो डेल्टा H2 हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि हम डेल्टा H2 जो है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो डेल्टा H2 बराबर होगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H3। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये अब हमारे पास इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट स्पीशीज इसकी एंथैल्पी को जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हेसिस लॉ जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम हेसिस लॉ को जो है क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो एवरीडे लाइफ के अंदर ये बाकी जो है इन केमिस्ट्री अगर हम देखें तो मल्टीपल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट एंथैल्पी को जो है वो मेजर हम नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। तो इनडायरेक्टली एंथैल्पी को मेजर करने के लिए जो हम लॉ यूज़ करते हैं वो है हेसिस लॉ। तो हेसिस लॉ दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन इनडायरेक्टली। क्यों डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसकी रीज़न क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड B2O3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली। उसकी रीज़न ये होती है कि एल्युमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अ थिक लेयर डिपॉजिट्स ऑन द एल्युमिनियम।
a thick layer which deposits on the surface of the aluminium. It will protect the aluminium and resist from the further decomposition. Similarly, CCl4 carbon tetrachloride that cannot be prepared directly by the reactions of the carbon graphite in the form of graphite and chlorine. और जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तब भी ये अपने जो रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें ये डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है. थर्ड वन अभी हमने डिस्कस किया, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद इट. तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको अभी हमने जो है लास्ट एग्जांपल के अंदर उसको सॉल्व किया है. एक्चुअली दीज आर द रीजंस रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन इनडायरेक्टली बाय हेसिस लॉ. तो ये हमारे पास हेसिस लॉ है. अब इसी हेसिस लॉ को जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे बॉर्न हैबर साइकिल में. तो बॉर्न हैबर साइकिल जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, एक्चुअली इट विल बी एप्लीकेशन ऑफ द हेसिस लॉ. तो हेसिस लॉ को जो है वो हम अप्लाई करेंगे एक रिएक्शंस के ऊपर. फॉर एग्जांपल ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है बॉर्न हैबर साइकिल जिसमें बाइनरी आयनिक कंपाउंड हों. बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जिसमें जस्ट 2 आयन्स मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है Na+ एंड Cl-. तो इसकी जो लेटेस्ट एंथैल्पी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बॉर्न हैबर साइकिल. तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है दैट इज़ द बॉर्न हैबर साइकिल. इट एक्चुअली इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द हेसिस लॉ. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह जी.